हेडिंग डालिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। किससे रिलेटेड है ये? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड changes in accounting policies। तो देखिए, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस, फिर उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम, फिर उसके बाद चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बेसिकली पीएनडल पर बेस्ड है। आपने जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं वो मैक्सिमम आपके पास असेट रिलेटेड या लाइबिलिटी रिलेटेड यानी बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है ये प्योरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। आइए, पॉइंट नंबर 1, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। स्कोप, स्कोप का मतलब किन किन बातों के बारे में हमारा जो एस 5 है वो हमारा डिस्कशन यहां पर होगा। आइएगा, ठीक है। ये सबसे पहले डील करेगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस।
और इसी तरह से ये डील करेगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो फर्स्ट जिस एस्पेक्ट पर ये बात करेगा कि एक एंटिटी का आप जो प्रॉफिट और लॉस पर इंपैक्ट देखते हैं, तो दो तरह की एक्टिविटी की वजह से आपके प्रॉफिट पर इंपैक्ट। क्या प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की वजह से, और क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की वजह से। देन ये दूसरे एस्पेक्ट जिसके साथ डील करेगा वो है प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स। तो ये लीजिए, जो एस 5 है वो अकाउंटिंग समझाएगा कि भाई प्रायर पीरियड आइटम्स को पीएनडल में कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, और प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड निकालते समय इन प्रायर पीरियड आइटम का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। क्लियर बिल्कुल। फिर उसके बाद ये डील करेगा चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। हमारे जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या हो गया, देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके रेस्पेक्ट में हमें एस्टिमेशन से काम करना पड़ता है। जैसे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो अगर हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई चेंज हो जाए, हमने प्रीवियस जो एस्टिमेट किया था उस एस्टिमेशन में कोई चेंज आ जाए, तो उसको हम कैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन होगा, इसके साथ हमारा एस 5 डील करेगा। एंड देन ये डील करेगा चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ। नेक्स्ट इसकी जो डीलिंग होगी वो होगी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमारे बिजनेस में हमने कुछ पॉलिसीज या रूल्स फॉलो कर रखे हैं, अगर उन पॉलिसीज में हम कोई चेंजेस लाते हैं, उन अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई हम क्या करते हैं फेरबदल, कुछ बदलाव करते हैं, तो उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे, या हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली हमारा जो एस 5 है वो चार चीजों के साथ डील करता है, या एक तरह से बोले पांच आइटम के साथ डील करता है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की वजह से होने वाला प्रॉफिट लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की वजह से होने वाला प्रॉफिट लॉस पर इंपैक्ट, प्रायर पीरियड आइटम्स की वजह से, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से, और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से। तो दिस विल बी कॉल्ड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। इसे हम क्या बोलेंगे, एस 5 का स्कोप, कि कहां कहां पर ये हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, किन किन बातों में ये हमारी मदद करेगा। चलिएगा, अब आपने
एस 5 का स्कोप देख लिया कि एस 5 किन किन बातों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ क्या करता है, डील करता है। तो अब हम क्या बात करेंगे, एक एक एस्पेक्ट की अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो लिखें पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। देखिएगा, सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो एस 5 में बताया गया वो था आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, उस प्रॉफिट और लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आती हैं व्हाट आर दी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। लिखें ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज ordinary activities are those activities which are undertaken by an entity as a part of its business। And it's incidental to business। ये लीजिएगा, बहुत बेसिक सी हम बात कर रहे हैं।
ऑर्डिनरी एक्टिविटीज किसी भी बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज को बोला जाता है। यानी आप जो पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस की जो बेसिक एक्टिविटीज हैं जिनसे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उन्हें बोला जाता है बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। या उससे जुड़ी हुई जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बोलते हैं। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कैन बी सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इन टू पार्ट्स। अब जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं, उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैविंग स्पेशल नेचर। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैविंग स्पेशल नेचर, यानी ऐसी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो कि हैं तो बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन स्पेशल नेचर की एक्टिविटीज हैं। यानी स्पेशल नेचर का मतलब हो गया कि इनमें कुछ खास बात है जो रेगुलरिटी में नहीं होता है। और दूसरा, अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब पहले हम इस पर बात करेंगे। सम एक्टिविटीज some activities which are considered as ordinary activities. Some activities which are considered as ordinary activities having special nature requires separate disclosure.
ये लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अगर कोई भी एक्टिविटी है जो कि है तो ऑर्डिनरी लेकिन स्पेशल नेचर है, उनका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यानी एस 5 बोलता है उन्हें आप अपने पीएनडल अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते समय सेपरेटली शो करोगे। उनको सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए। ट्रांजैक्शंस which requires transactions which requires separate disclosure are। अब ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट डिस्क्लोजर करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक है, अगर आपके पास बिजनेस में जो फिक्स असेट हैं, अगर आपने उनको बेचा, अब वो यूज नहीं आ रही है, या आपने उनको रिप्लेस कर दिया, तो आप पुरानी असेट को क्या कर दोगे, बेच दोगे। तो पुरानी असेट को बेचने पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो एक स्पेशल नेचर आइटम है, और पीएनडल बनाते समय उस स्पेशल नेचर आइटम को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है। सेकंड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका भी आपको सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज होना भी एक स्पेशल नेचर आइटम है। लिटिगेशन एक्सपेंसेस, जो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस हैं वो स्पेशल नेचर आइटम है। लिटिगेशन सेटलमेंट एक्सपेंसेस, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस।
ये लीजिए, तो दीज आर दी स्पेशल नेचर आइटम्स, जो कि एस 5 बोलता है कि अगर ये कोई भी घटना आपके बिजनेस में हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते समय या पीएनएल अकाउंट बनाते समय आपको इन आइटम्स का क्या करना चाहिए, सेपरेट डिस्क्लोजर करना चाहिए। क्या क्या आइटम हो गए, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, decrease in the value of inventories, litigation expenses, litigation settlement expenses और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। बताइए, क्लियर बिल्कुल। और अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, और अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, is not required for other ordinary activities, separate disclosure is not required. For example, salary paid, rent paid, क्लियर। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और एस 5 ने डाला कि भले ही इन आइटम्स का सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उस खर्चे या उस इनकम का एंटिटी की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। यानी आप समझना, वो एक्सपेंस या इनकम का जो नेचर है वो इस तरह का है, या उसका जो साइज है यानी वो जो खर्चा है वो बड़ा है, तो फिर आप उस आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकते हो। यानी if item of expense oblique income are of such size, nature, that disclosure is
relevant to explain the performance of entity, then such item must be disclosed separately. क्लोज्ड सेपरेटली, देखिए क्या लिखा है मैंने, अब समझना। ये बोल रहे हैं कि जो अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं, फिर वो रेवेन्यू हो या वो खर्चे हो, उनका कोई सेपरेट डिस्क्लोजर करना आपको जरूरी नहीं है। जैसे आपने सैलरी पे की, आप रेंट पे कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आगे ही एस5 ने फिर एक और बात बोली कि आप ये जो खर्चे कर रहे हो ना, अगर इनका साइज है, अगर इनका नेचर ऐसा है कि जो एंटिटी की परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करने के रिलेवेंट है। व्हाट डज इट मीन? यानी उसका कंपनी के ऑपरेशन पर या कंपनी की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है उस खर्चे की वजह से, उसका साइज ऐसा है कि उसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ता है, तो एस5 बोलता है देन आपको उस खर्चे को क्या करना चाहिए, सेपरेटली डिस्क्लोज कर देना चाहिए। बाकी आप करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज को, आप उनको एक साथ सैलरी हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है, आप डाल दें एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सैलरी ऑफ स्टाफ है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डाल दें। आपको बकायदा बाय नेम से पीएनडल में प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए क्लियर है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो जो भी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं उनको दो पार्ट्स में सब डिवाइड किया। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैविंग स्पेशल नेचर, सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, और अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। चलिएगा, अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब हम आ गए किस पर, अपनी थर्ड अकाउंटिंग पर, सॉरी सेकंड अकाउंटिंग जो है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज लिखें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मीन्स
items which are not related to ordinary activities of business. ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्टिविटीज का मतलब है जो हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है. These items are also called abnormal items. These items are also called abnormal items. Some examples of extraordinary items are loss by earthquake, loss by fire, insurance claim received. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो नॉन फ्रिक्वेंट नेचर के होते हैं, कभी कभार हमारे बिजनेस में होते हैं. तो इन एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बोला जाता है. लिखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स शुड बी disclosed in statement of profit as a part of net profit or loss, as a part of net profit or loss for the period.
ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उन्हें पीएनडल में दिखाया जाता है, पीएनडल में दिखाया जाता है एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम should be separately disclosed, separately disclosed in the statement of profit and loss. Amount of each extraordinary item should be separately disclosed in the statement of profit or loss in such a manner, in such a manner that its impact, that its impact on current year's profit or loss can be seen। क्या लिखा वो समझिएगा, ये क्या बोल रहा है कि जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं आपके, उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हर एक आइटम को पीएनडल में आप क्या करोगे, सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। अब सेपरेटली डिस्क्लोज किस तरह से किया जाएगा, सच अ मैनर दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कैन बी फाइंड आउट, उसका प्रॉफिट पर इंपैक्ट ढूंढा जा सके। इस तरह से हम उस आइटम को क्या करेंगे, सेपरेट रूप में पीएनडल अकाउंट में दिखाएंगे। देखिएगा, ये मान लीजिए कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में बना रहा हूं। इनकम फ्रॉम रेवेन्यू, ये मैंने इनकम ले ली, ये फिर मैंने अदर इनकम ले ली। एक्सपेंसेस विच आर ऑर्डिनरी,
ये मैंने इसमें से माइनस कर दिए। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ये लीजिए। तो हमारे पीएनडल ने हमें क्या बता दिया कि किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हमारा क्या प्रॉफिट और लॉस है। अब अगर उसका इंपैक्ट जानना है तो यहां पर हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो देखिएगा हमने क्या किया, हमने दोनों आइटम को सेपरेट सेपरेट डिस्क्लोज किया ताकि ये जो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का प्रॉफिट है इस पर इन दोनों आइटम का इंपैक्ट देखकर हमने क्या निकाल लिया, अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। प्रॉफिट ये लीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या पीएनडल अकाउंट में देना पड़ता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए। यानी इस तरह से उनको अपने पीएनडल अकाउंट में दिखाओ सेपरेट सेपरेट तरीके से कि उसका प्रॉफिट पर इंपैक्ट देखा जा सके। यानी हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं हुई होती तो हमने ये प्रॉफिट कमाया होता। अब दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के आ जाने की वजह से, दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के आ जाने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो ये हो गया। तो इसे कहते हैं इस तरह से दिखाना कि इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इंपैक्ट हम अपने प्रॉफिट पर, हम अपने करंट ईयर के प्रॉफिट पर ढूंढ पाए। तो ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्टिविटीज का। बताइए क्लियर है बिल्कुल। आइएगा पॉइंट नंबर 4 लिखें। अकाउंटिंग ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स। अकाउंटिंग ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स। आइएगा अब हम बात करते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स को लेकर। तो इसमें लिखें
प्रायर पीरियड items are those income or expenses समझेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स आर दोज इनकम और एक्सपेंसेस which arise which arise in current period which arise in current period as a result of error or omission error or omission. Prior period items are those income or expenses which arise in current period as a result of error or omission in the preparation in the preparation of financial statement financial statement of previous year or years. आइएगा बहुत ध्यान से समझना। देखो प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है? प्रायर पीरियड मतलब पुराने समय का पीरियड के आइटम्स, यानी ऐसी इनकम और खर्चे जो अराइज तो करंट ईयर में हो गए हैं, यानी उन खर्चों का पेमेंट हमें करंट ईयर में करना पड़ा, उन इनकम्स को हमने करंट ईयर में पाया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमसे पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय एरर हो गई थी। हैं तो वो प्रीवियस ईयर के, लेकिन हैं तो वो प्रीवियस ईयर के लेकिन वो अराइज इस ईयर में हुए हैं। इन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम्स बोलते हैं। लिखें सच एरर मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। हो सकता है ये गलती अनइंटेंशनली हो गई हो कि हम लिखना भूल गए, या हो सकता है इंटेंशनली हमने नहीं लिखा। चाहे इंटेंशनल या अनइंटेंशनल, अगर हमसे प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड कोई आइटम वहां छूट गया और अब उनको इस पर्टिकुलर ईयर में वो अराइज हो गए हैं, तो ऐसे ही आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम्स बोलते हैं।
द प्रायर पीरियड items does not include other adjustments. Other adjustments necessitated by necessitated by circumstances instances which though related to prior period which though related to prior period are determined in the current period. ये लीजिएगा, दो बातें मैंने लिख दी हैं। पहले तो मैंने लिखा कि प्रायर पीरियड आइटम का मतलब उन इनकम और खर्चों से है जो करंट ईयर में अराइज हो गए एज अ रिजल्ट ऑफ एरर इन द प्रीवियस ईयर्स। उन आइटम्स को हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। फिर मैंने एक चीज और लिखी, द प्रायर पीरियड आइटम डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट जो जरूरी हो गया सरकमस्टांसेस की वजह से, जो जरूरी हो गया सरकमस्टांसेस की वजह से, भले ही वो रिलेटेड टू प्रायर पीरियड हो, तो उनको आर डिटरमिन इन द करंट पीरियड। बोलिएगा क्या यहां तक की बात समझ आई? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप यहां तक इसको लिख लें, तो मैं आपको इस पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट का मीनिंग समझाऊंगा। चलिएगा, तो अब सभी ने, आप लोगों ने ये उतार लिया है, तो अब अपन जरा इन दोनों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन समझते हैं जो मैंने लिखा। सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे आराम से। देखिएगा, ये एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है 2021 और 2022, यानी 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 22 को ये ईयर खत्म होगा। अब क्या हुआ, यहां पर जो है आपके पास जनवरी 2022, बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से मेरी बात को सुनना। जनवरी 22 में एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए। कौन है ये? मिस्टर
ठीक है। ये जो मिस्टर ए हैं, ये छुट्टियां लेकर चले गए, ये छुट्टियां लेकर चले गए। इन्होंने बोला कि मैं छुट्टियों पर जाऊंगा। जनवरी 22 में इन्होंने कंपनी में अप्लाई किया कि मुझे 3-4 महीने की छुट्टियां चाहिए, और ये जो मिस्टर ए थे ये छुट्टियों पर चले गए। इनकी जो सैलरी थी वो थी 15,000 रुपए पर मंथ। ठीक है। छुट्टियां हुई और ये छुट्टियों को लेकर चले गए। अब क्या हुआ, यहां से लेकर छुट्टियां इन्होंने चालू कर दी। और यहां इन्होंने रीज्वाइनिंग कर ली, और ये डेट थी आपके पास रीज्वाइनिंग की 1 जून 2022। आपने रीज्वाइन किया, रीज्वाइन। अब जब मिस्टर ए ने यहां रीज्वाइन किया, बहुत ध्यान से सुनना, तो कंपनी ने इन्हें यहां से लेकर यहां तक की सैलरी का पेमेंट कर दिया। सैलरी पेड कितनी? 15,000 इंटू 5 महीने। 5 महीने क्यों? जनवरी को वो चले गए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने की सैलरी। बहुत ध्यान से सुनना, ये लीव पर गए हैं, लीव ले ली। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने की सैलरी इन्हें यहां दे दी गई, 75,000। 5 महीने की सैलरी यहां इन्हें दे दी गई, 75,000 रुपए, जैसे ही इन्होंने 1 जून 22 पर रीज्वाइनिंग किया। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, इसकी एंट्री डाल दी। उसने एंट्री क्या डाल दी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री अकाउंटेंट ने पास कर दी। नाउ अब आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू AS5 क्या ये एंट्री सही है? 75,000 की ये सैलरी इन्हें दी गई, और आपने रीज्वाइनिंग पर जब वो एम्प्लॉय वापस आया तो करंट ईयर में ये एंट्री डाल दी 75,000 से। ये एंट्री 75,000 से पास कर दी गई। AS5 वॉयलेट हो गया, AS5 वॉयलेट हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस 75 में ये जो 3 महीने की सैलरी थी, 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 3 यानी 45,000, और 2 महीने की सैलरी थी 15,000 इंटू 2 यानी 30,000। बोलो क्लियर बिल्कुल? 15,000 इंटू 2 कितनी थी? 30,000। और प्रीवियस ईयर की कितनी थी? 45। आपने पूरे 75,000 जो यहां अराइज हुए, क्योंकि ज्वाइनिंग पर आपने उसे सैलरी दी, तो आपने सैलरी के अकाउंट में 75 लिख दिया, जो गलत है। ये मेरा पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कोई भी एक्सपेंस जो करंट ईयर में आ गया, तो करंट ईयर में ये जो 75 है, इसका ब्रेकअप मैंने ऐसे लिखा हुआ है। 45 का खर्चा इस साल अराइज हुआ रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, प्लस 30 का खर्चा इसी बार का है।
इस तरह से ये 75 का टोटल बना। वापस आओ, एस 5 ने क्या बोला? एस 5 ने क्या किया? एस 5 ने बोला ऐसा एक्सपेंस जो अराइज तो करंट ईयर में हुआ है, तो अराइज तो करंट ईयर में ही हुआ है, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, लेकिन ये जो खर्चा 45 का अराइज हुआ, ये पिछले साल की एरर है। रीजन, वो छुट्टियां लेकर गया था, लीव सेंशन हुई थी, लेकिन ये खर्चा प्रीवियस ईयर में बुक होना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया, भूल गए, क्योंकि वो छुट्टियां लेके जा चुका था तो उसे पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया अनइंटेंशनली, या उसको लगा कि यार पता नहीं ये इतनी लंबी छुट्टियां लेकर जा रहा है, कहीं ये दूसरी जगह तो काम नहीं ढूंढ रहा, तो इंटेंशनली उसने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। दोनों ही बातें आ गई। वो एरर या ओमिशन जो प्रीवियस ईयर में हुई, वो इंटेंशनली भी हो सकती है या अनइंटेंशनली भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? अनइंटेंशनली, चूंकि एम्प्लॉय था नहीं, सैलरी लेने नहीं आया, तो ध्यान नहीं रहा, भूल गया, या अकाउंटेंट को लगा कि यार ये इतनी महीने की छुट्टियां लेकर जा रहा है, कोई अर्जेंसी नहीं है, हो सकता है ये दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हो, तो अब ये वापस आएगा नहीं, तो इसका खर्चा क्या रिकॉर्ड करना। समझ रहे हो? एरर चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, लेकिन अब उसको आपने जो 75,000 दिए, उसमें 45,000 प्रीवियस ईयर का है। जो प्रीवियस ईयर की गलती रह गई उसे हम आज ठीक कर रहे हैं, तो इन आइटम को क्या बोला जाएगा? प्रायर पीरियड आइटम बोला जाएगा। ये 45,000 रुपए जो अराइज हुए हैं करंट ईयर में।